तो दोस्तों फिनटेक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टारसन प्रोडक्ट आईपीओ के बारे में। देखेंगे कंपनी का क्या है फंडामेंटल्स, किस फील्ड में कंपनी काम करती है, उसके फाइनेंशियल्स हमें कैसे देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि जिस इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है उस इंडस्ट्री में हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ क्या देखने को मिल रहा है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और एंड में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आखिर इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहां मैं आपको लाइव मार्केट न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देर के वीडियो को कर लेते हैं शुरू। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम का ओवरव्यू दे देना चाहूँगा। पेटीएम की बात करें 30 रुपये चल रहा है, सफायर फूड्स 80, लेटेंट व्यू की अगर हम बात करें एक अच्छे डिमांड में हमें देखने को मिल रहा है 385 का है। टारसन प्रोडक्ट 200 का देखने को मिलता है। वहीं गो फैशन की बात करें तो 350 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है। टारसन की अगर यहाँ आईपीओ की बात करें तो 15 को ओपन हुआ था, 17 तारीख इसकी लास्ट डेट होगी। आईपीओ साइज की बात करें तो 1024 करोड़ का देखने को मिलता है। फ्रेश इशू जिसमें से 150 करोड़ का देखने को मिलेगा और बाकी जो है तो एफएस के लिए आपको देखने को मिल सकता है। वहीं अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 635 से 662 है। आपको एकदम 662 हाई में आपको अप्लाई करना होगा क्योंकि ओवर सब्सक्राइब्ड होगा तो उसमें आपके मिलने के चांसेस तभी होंगे जब आप यहाँ पे उसको अप्लाई करेंगे। रिटेल कोटा इस बार अच्छा हमें देखने को मिल रहा है 35% का। क्यूआईबी की बात करें तो वहाँ हमें 50% का देखने को मिल रहा है। एचएनआई लगभग 15% के हमें देखने को मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 15 और 17 का ये डेट जो है तो डिस्कस कर चुके हैं। अलॉटमेंट की डेट की बात करें 23 नवंबर को आएगा। मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा जैसे ही लिंक आएगी। और उसके बाद यहाँ पे रिफंड की बात करें तो 24 की डेट को आपको रिफंड देखने को मिलेगा। डीमेट में आपको 25 को क्रेडिट होता हुआ दिखेगा और इसकी लिस्टिंग जो है तो फाइनली 26 नवंबर को आपको देखने को मिल जाएगी। अब कंपनी काम क्या करती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ साइंस लैबवेयर और प्लास्टिक वेयर लैबवेयर की इंडस्ट्री में काम करती हुई आपको देखने को मिलेगी। और उसमें भी अगर प्रोडक्शन और सप्लाई की बात करें तो कंपनी इंडिया में लीडर देखने को मिलेगी, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज में ही लीडर देखने को मिलेगी। फिलहाल एमएनसीज जो हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस इंडस्ट्री में। बट जिस तरीके से टारसन ने यहाँ पे अपना ग्रोथ दिखाया है और मार्केट को लगभग कैप्चर किया है तो एक अच्छा यहाँ पे इनका मार्केट शेयर 10 से 12% आपको देखने को मिलेगा। बाकी जो है तो एमएनसीज के पास में है। बट जिस तरीके का ग्रोथ हमें टारसन ने देखने को दिखाया है पिछले कुछ डिकेड्स में, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो मार्केट शेयर है ये और भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के अगर कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल है। आगे मैं वीडियो में चल के उनके फाइनेंशियल्स को थोड़ा डिटेल में दिखाऊंगा कैसे हैं उनके फाइनेंशियल्स। वहीं इनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बात करें, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपको ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलेगा। उसके अलावा वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इनका प्रेजेंस भी देखने को हमें मिलता है। और इसके अलावा कंपनी जो है तो थोड़ी पुरानी आपको देखने को मिलेगी, लगभग 3 डिकेड्स यहाँ पे कंपनी जो है तो पुरानी आपको देखने को मिलेगी। अब अगर हम इनके क्लाइंट्स की बात करें तो एक अच्छी यहाँ पे ग्रुप जो है आपको देखने को मिलेगा। गोदरेज की बात करें, एचयूएल की बात करें, हिमालय आप देख सकते हैं, ल्यूपिन हो गया, मैनकाइंड, नेस्ले, पतंजलि। तो इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। और इस फील्ड की मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ इतना ज़्यादा बैरियर है, कई सारे अप्रूवल्स लेने होते हैं तब जा कर के यहाँ पे उनको जो है तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स का जो सप्लाई का जो अप्रूवल है वो मिलता है। तो ये जो आपके इनके जो क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं तो ये इतना ज़्यादा इसमें बैरियर रहता है कि एक बार ये जिनके क्लाइंट्स हो जाते हैं तो वहाँ चेंजेस लाना थोड़ा क्या मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि इनके जो क्लाइंट हैं ये परमानेंट हैं और आगे आने वाले टाइम में भी ये इन्हीं के ही क्लाइंट रहेंगे। चलिए अब कंपनी के अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे इनके प्रमोटर जो है तो संजीव सहगल साहब दिखेंगे और उनके बेटे रोहन सहगल देखने को मिलते हैं। अगर इन दोनों की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 50% यानी कि 50.97
परसेंट जो है तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग इन दोनों की हमें देखने को मिलती है। कंपनी के अगर चेयरमैन और सीएमडी की बात करें तो यही संजीव सहगल ही आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने ग्राउंड ज़ीरो से इस कंपनी में काम किया है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि कंपनी जो है जिस तरीके से अभी भी प्रॉफिटेबल है, एक अच्छे ग्रोथ में हमें देखने को मिल रही है, जिस ट्रैक में देखने को मिल रही है, तो नो डाउट यहाँ पे इनके प्रमोटर और मैनेजमेंट को मेरी तरफ से एक थम्स अप यहाँ पे ज़रूर है। अब रोहन जी की अगर हम बात करें तो इनके पास अभी एक्सपीरियंस की तो कमी ज़रूर है, बट आई थिंक होप सो कि ये अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखेंगे और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल करके कंपनी को आगे भी ग्रोथ के ट्रैक पर वो लीड करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। कंपनी का जो आईपीओ आया है उसका ऑब्जेक्टिव मुझे काफ़ी पसंद आया है, जिसमें से सबसे पहला इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो है रिपेमेंट ऑफ आवर बोरोइंग्स। तो कंपनी जो है तो इसके पास थोड़ा बहुत आपको डेट देखने को मिलेगा, लेकिन इस आईपीओ के आने के बाद जो वहाँ से पैसा आएगा उससे कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई दिखेगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए और इसके शेयर होल्डर्स के लिए। उसके अलावा सेकंड जो पॉइंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, उसके लिए भी थम्स अप है इनके प्रमोटर्स और इनके मैनेजमेंट को, क्योंकि कुछ जो पैसा जो आईपीओ से आएगा उससे ये अपने कंपनी का जो है तो एक्सपेंशन करते हुए दिखेंगे। फर्दर यहाँ पे कंपनी एक्सपेंशन करेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ देखने की संभावना बढ़ जाएगी। और जो थर्ड पॉइंट होता है जो जनरली आपको देखने को मिलेगा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि कुछ पैसा जो है प्रमोटर्स की जेब में जाने वाला है। कंपनी के अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की बात किया जाए तो आपको सारे के सारे जो प्लांट है वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेंगे, जो कि मेरे हिसाब से एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि कभी भी ज्योग्राफिकली और पॉलिटिकली जो है तो कुछ भी अनबैलेंस होता है, चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं, तो इनका जो बिजनेस है उस पर कंप्लीट इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये डाइवर्सिफाइड रखते ऑल ओवर इंडिया में इनका अगर डिस्ट्रीब्यूशन रहता तो उससे क्या रहता कि कहीं भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे वो पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से हो, चाहे वो सोशल इश्यूज़ की वजह से हो, तो सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर सेम इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। कुछ यूनिट्स जो हैं तो ज़रूर रन में रहती और उनसे जो है तो इनका जो प्रोडक्टिविटी है उसको बिल्कुल भी यहाँ पे हैमर करते हुए कोई भी सिचुएशन जो है तो कंप्लीट हैमर नहीं कर सकती। तो मेरे हिसाब से ये जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन था ये थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए था, जो यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हमने बात की, काफ़ी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें देखने को मिलता है ऑल ओवर इंडिया में और हर जगह से ये एक अच्छा रेवेन्यू जो है तो कंपनी जनरेट करती हुई दिखेगी, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, या चाहे सेंट्रल हो, या वेस्ट हो, या ईस्ट। हर जगह से कंपनी जो है तो डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, उनके नेटवर्क्स हैं और वहाँ से कंपनी जो है रेवेन्यू जनरेट कर रही है। कंपनी के यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिपेट टिप्स हैं, ये कंज्यूमेबल्स कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। 3 कैटेगरी है। अगर पहली कैटेगरी कंज्यूमेबल्स की बात करें तो वहाँ पिपेट टिप्स देखने को मिलेगी, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स हैं, पेट्री डिशेस हैं। तो इस तरीके के आपको जो प्रोडक्ट्स हैं मेनली आपको जो है तो साइंस लेबोरेटरीज, R&D और मेडिकल से रिलेटेड जो हैं तो ये सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर रीयूजेबल कैटेगरी की हम बात करें तो आपको बॉटल्स देखने को मिलेंगे, कार्बोइज, बीकर्स, तो ये सारे जो हैं तो रीयूजेबल कैटेगरी में इस कंपनी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब सवाल आता है कि कंपनी जो है तो इस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री और R&D के जो सेक्टर में यहाँ पे काम करती हुई दिख रही है, तो उस सेक्टर में हमें ग्रोथ क्या देखने को मिल रही है। फिलहाल की अगर पिछले 5 सालों में बात करें तो वहाँ 7.3% से हमें ग्रोथ देखने को मिली है और वहीं आने वाले टाइम में इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड लगभग 8.9% से हमें देखने को मिलेगी। वहीं अगर हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर पर कैपिटा की हम बात करें तो हम अभी भी काफ़ी पीछे हैं यहाँ पे बाकी की अगर कंट्रीज़ से, या बाकी के भी हम कहीं भी यूरोप में बात करें या नॉर्थ अमेरिका में हम बात करें तो अभी हमारा जो स्टेटस है काफ़ी पीछे है। और इस पेंडेमिक ने हमें ये दिखा दिया है, हमें ही नहीं बाकी बल्कि जितनी भी कंट्रियां हैं सभी को ये दिखा दिया है कि अभी हमें जो है तो हेल्थ केयर पे और भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर और वहाँ पे और भी ज़्यादा अपना पैसा निवेश करने की ज़रूरत है। वहीं अगर हम ग्लोबल लेबोरेटरी इक्विपमेंट मार्केट का अगर साइज़ देखें तो उसकी ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो वो भी लगभग 4.2% से अभी ग्रोथ हुई है CAGR से, और आगे आने वाले टाइम में भी हमें 4.9% का CAGR यहाँ पे देखने को मिलेगा।
तो देखिए पहले क्या होता था कि ग्लास के ये सारे जो ये जो भी कलेक्टर्स थे या फिर जो भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज़ होते थे, सारे ग्लास के प्रोडक्ट यूज़ होते थे। अब धीरे-धीरे जो है तो उसमें चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ग्लास से जो है तो इंडस्ट्री प्लास्टिक वेयर में यहाँ पे यूज़ करती हुई दिख रही है। प्लास्टिक वेयर का यूज़ ये है कि देखिए ग्लास में जो होता था वो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था। यूजुअली आप देखे होंगे, आप भी अपने स्कूल की लैब्स में काम करते रहे होंगे, वहाँ कभी बीकर टूट जाता था, कभी ट्यूब्स टूट जाती थी, गिर जाते थे, तो ये सारे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते थे। और प्लास्टिक में ये है कि ये सारा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, प्लस इसके साथ एक एडवांटेज ये है कि ये जितना भी प्लास्टिक है ये रीयूजेबल है। कोई भी प्लास्टिक यहाँ पे सिंगल यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस प्लास्टिक में भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इंडस्ट्री में, और इसमें आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लास वेयर का मार्केट है उसको कम करने का कोशिश किया जा रहा है, और प्लास्टिक वेयर का जो है तो बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। अब यहाँ प्लास्टिक वेयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इंडस्ट्री में जो ग्रोथ देखेंगे आपको लगभग 10.5% सीएजीआर से आने वाले टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये कुछ डाटा है जहां ये दिखाया गया है कि ग्लासवेयर प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक वेयर प्रोडक्ट्स में जो मार्केट शेयर है वो कितना ड्रास्टिकली चेंज होता हुआ दिख रहा है। 2015 की बात करें तो प्लास्टिक वेयर सिर्फ 46% थे। 2020 की बात करें, आज की डेट में ये 52% देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये 67% देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर प्लास्टिक वेयर में इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो टार्सन एंड प्रोडक्ट्स को यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की बात कर लेते हैं, और उसके साथ साथ इनका कंपैरिजन जो है इनके पीयर से कर लेते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे इनके जो पीयर्स हैं ये एमएनसी कंपनीज़ आपको देखने को मिलेंगी, और वहाँ पे उनका कंपटीशन जो है तो टार्सन, जो कि हमारे देश की अपनी कंट्री की अपनी कंपनी है, तो उसका यहाँ पे कंपैरिजन देखने को मिलेगा। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो टार्सन जो है तो आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे, कंज्यूमेबल्स का भी ये प्रोडक्ट बनाते हैं, रीयूजेबल के भी सेक्टर में हैं, और पीसीआर सेल के यहाँ पे भी आपको टार्सन जो है तो देखने को मिलेंगे। अब अगर हम फाइनेंशियली इनके पीयर्स के साथ कंपैरिजन देखें तो आप देखेंगे एबिटा बहुत ही शानदार यहाँ पे आपको 41% देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे आपको इनके किसी भी पीयर्स में इतना शानदार नहीं देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ये अभी रिसेंटली सिर्फ 2020 का ही है, ये पिछले 2-3 साल से एक अच्छा जो है तो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है तो मेंटेन करके रखे हुए हैं। दोस्तों अगर इन सारे यहाँ पे टर्मिनोलॉजी में अगर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो मेरे चैनल में यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर मार्केट, तो आप वहाँ पे जाकर के इन सब पर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, जहाँ पर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वहीं अगर हम नेट मार्जिन की बात करें तो आप देखेंगे नेट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिलते हैं कंपनी के, और रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी की बात करें तो बहुत ही अच्छे हैं, 15 के ऊपर अच्छे माने जाते हैं। और यहाँ पे कंपनी का आरओई 19% का है, और आरओसी जो है तो 27% का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी मेरे हिसाब से कंपनी को एकदम थम्स अप है। कंपनी के अगर यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2019, 2020 और 2021 का हमारे पास डाटा है, जहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ जो हैं तो आपको मिलियंस में दी हुई हैं। तो मैं आपको इन सारी वैल्यूज़ को करोड़्स में ट्रांसलेट करके बताऊँगा। 2019 की अगर रेवेन्यू की यहाँ पे बात करें, टोटल इनकम, तो लगभग हमें 184 करोड़ रुपीस देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे 2020 में 180 करोड़, और अभी की बात करें तो 234 करोड़ देखने को मिले। ये रेवेन्यू में जो जंप आपको देखने को यहाँ पे मिला है, ये कहीं ना कहीं वो पेंडेमिक का एक पोस्ट इम्पैक्ट देखने को आपको मिल रहा है, जहाँ पे अब जो है तो गवर्नमेंट जो है तो यहाँ पे मेडिकल और हेल्थ केयर में थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाह रही है, आरएनडी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपके जो इस कंपनी के जो रेवेन्यू है वो थोड़े बढ़ते हुए हमें दिखे हैं। वहीं अगर इनके हम प्रॉफिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 38 करोड़ रुपीस का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। फिर यहाँ 40 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट देखने को मिला 2020 में, और ये प्रॉफिट जो है बढ़ के लगभग 68 करोड़ रुपीस हो गया है, जो कि इस कंपनी की और इसने जो इंडस्ट्री में ग्रोथ हुई है उसके अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भुनाया हुआ है। वहीं अगर हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं कि वो सारे प्रॉफिट्स जो हैं तो सिर्फ पेपर में नहीं है, कंपनी उन प्रॉफिट्स को कैश में भी कन्वर्ट करती हुई दिख रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके जो कैश हैं, वो जो नेट कैश हैं, वो यहाँ पे कंपनी के जो हैं तो बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो है तो मुझे फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं, उसके लिए एक थम्स अप है। अगर इनके हम मैनेजमेंट की बात करें तो वहां पे भी मुझे एकदम थम्स अप लगता है। कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है और इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि ग्रोथ आएगा। इस इंडस्ट्री में जो भी ग्रोथ आएगा उसको कंपनी जिस तरीके से अभी तक यहाँ पे मार्केट शेयर कैप्चर करती हुई दिख रही है, एमएनसीज के कंपेरिजन में एक अच्छा कंपटीशन देखते हुए उनको एक अच्छा कंपटीशन दे रही है, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है एक अच्छा ग्रोथ दिखाएगी ये कंपनी। और मेरा यही इसमें डिसीजन है कि इस आईपीओ में मैं जो है तो पर्सनली इसमें अप्लाई करने वाला हूँ। और आप लोगों का क्या डिसीजन है? आप लोगों ने ये सारा जो भी यहाँ पे डाटा देखा, कंपनी का ओवरव्यू देखा, जो भी आपका एक व्यू रहेगा उसको आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मुझे इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक यू वेरी मच।